राबो में सहेली थी, वो मेरे साथ खेली और हम साथ इकट्ठे ही पढ़ने भी जाया करते थे। 5वीं जमात तक वो अमीर आदमी की बेटी थी, फिर उन पर गुर्बत ही टूट पड़ी। उसको नहीं याद कि कभी उसकी ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आए थे। मोहल्ले वालों से सुना करती थी कि वो ठाठ से रहा करते थे और कम ख्वाब के कपड़े उसकी अम्मा उसको पहनाया करती थी। राबो के वालिद को मोहल्ले वाले सेठ अबरार कहते थे। उनके पास क्या नहीं था, मोटर, कारें, बंगले और रुपया पैसा, मगर ये उन्होंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया था, बल्कि उनको विरासत में मिला था। राबो के दादा रईस आदमी थे और ये दौलत उनकी मेहनत की पूंजी थी, जो उनके मरने के बाद उनके इकलौते बेटे की झोली में ऐसे आ गिरी जैसे अल्लाह किसी को छप्पर फाड़ कर दे देता है। जब बिन मांगे छाजों सोना मिल जाए तो आदमी को कब उसकी कदर होती है। इब्रार साहब भी मुफ्त की दौलत मिलते ही खम के खम लुढ़ाने लगे थे और इस बिन मेहनत मिली दौलत को दोनों हाथों से लुटाने लगे। दौलत ऐसी बेवफा शय तो सारे ज़माने में नहीं होगी। ये जैसे आई वैसे ही इब्रार के हाथों से निकलती चली गई, यहाँ तक कि एक मकान और थोड़ी सी ज़रई ज़मीन बाकी रह गई। जितनी तेज़ी से रईस हुए थे उतनी ही तेज़ी से नान शबीना के मोहताज हो गए। काम करना कुछ जानते ना थे और ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारी थी, तो अब कैसे कोई छोटा मोटा काम करते। सभी लोग तो उनको अब भी सेठ सेठ कहकर पुकारते थे। गरीब मोहल्लेदार फर्शी सलाम तक करते थे। ये अपनी अना के खोल से बाहर ना निकल सके, यहाँ तक के घर में फाकों की नौबत आ गई। बीवी बच्चों की खातिर उन पर चिल्लाने लगी। ये दोस्तों के ठिकानों पर जा छुपते, जहाँ अच्छों का गुजर तो मुहाल, मगर बुरे यारों की चौकड़ियाँ लगती थी। सेठ अबरार उन जवारियों में बैठने लगे और उन्हीं के रंग में रंग गए। ज़रई ज़मीन थोड़ी थोड़ी इस उम्मीद पर बेचने लगे कि बाजी जीत कर दोबारा उससे ज़्यादा रकबा ले लूँगा, मगर जुआरियों पर तो रहमत बरसती किसी ने ना देखी, लानत ही पड़ती देखी है। उनका भी यही हाल हुआ। होते होते अच्छी भली ज़मीन कोड़ियों के दाम बिक गई और एक गज टुकड़ा भी बाकी ना बचा, मगर उनका हाल ना सुधरा और ये और ज़्यादा मुफलिस और कंगाल हो गए। कहते हैं एक बार जुए की लत लग जाए तो ये और सब नशों से ज़्यादा ख़राब होती है, निरी बर्बादी और तबाही लाती है। ऐसी लत है कि भिखारी बनाकर छोड़ती है मगर छूटती नहीं। तब जुआरी घर बार तो क्या बीवी बच्चे तक दाव पे लगा देते हैं। चाचा अबरार का जो हाल हुआ तो आंखों से अंजाम भी देख लिया। किसी ने तौबा तौबा की और किसी ने थू थू। राबिया इन हालात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। वो जो अपने दादा की चहीती थी और शहजादियों की सी ज़िंदगी गुजारती थी, बाप के राज में भूख की अजियत से भी आशना हो गई। माँ के आंसुओं को अपने छोटे छोटे हाथों से समेटने लगी। अच्छे और शानदार बचपन की हल्की हल्की यादें अलबत्ता उसके जहन में अब भी महफूज थीं, जैसे खूबसूरत ख्वाब याद रह जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये यादें दुख देने लगीं और अजाब बनती गईं। फिर वक्त की ऐसी आंधी चली कि ज़माने की गर्द ने उन हसीन ख्वाबों को ढांप कर शऊर की आंखों से भी छुपा दिया। पहले मैं राबो के पास जाकर बचपन का वक्त याद करके उसके ज़ख्मों पर फाहा रखने की कोशिश करती थी कि शायद इस तरह वो हाल की तलखी को भुला दे, लेकिन जब उसको ज़्यादा शऊर आया तो ये बातें उसको तड़पाने लगी। तब फिर मैंने भी माजी के उन ज़ख्मों को कुरेदने की कोशिश ना की और उससे मिलना जुलना कम कर दिया। कभी हम मिल भी जाते तो उस बचपन के शानदार माजी का जिक्र करने से इज्तनाब करती। क्या फ़ायदा उन बातों को दोहराने का जिससे ज़ख्मों में टीस बढ़ जाए। जब वो 12 बरस की हो गई, उनका मकान बिक गया और उसने एक झोपड़ी नुमा घर में होश संभाला। वक्त के साथ साथ उसकी वालदा हड्डियों का ढांचा बनती गई। टीबी के मर्ज ने ऐसा जकड़ा कि एक रोज़ खांसते खांसते दुनिया से मुंह मोड़ लिया। राबो का भाई जो उससे 4 साल बड़ा था, बाप की बदआमालियों से दिल बर्दाश्ता होकर एक दिन घर से ऐसा निकला कि गया तो फिर न लौटा। खुदा जाने वो कहाँ चला गया था। माँ के बाद ये दूसरा बड़ा सदमा था जो राबो को मिला। वो गम से आधी रह गई। उसको बाप से नफरत हो गई, मगर वो उसका घर छोड़कर कहीं ना जा सकती थी। लड़की थी और लड़की ज़ात को बाप के घर के सिवा कहाँ अमान मिलती है। उसकी कोई बहन ना थी, लिहाजा बाप और बेटी अब दो ही उस वीरान उजड़े हुए झोंपड़े नुमा मकान में बाकी रह गए थे। इब्रार चाचा को जब जुए की लत लगी तो वो सारे का सारा इसी लत का शिकार हो रहा। हालांकि हारता ज़्यादा था और जीतता कम था, लेकिन लत तो लत होती है। हारता तो दिल खोल कर था,
अगर जीत जाता तो जब तक जीती हुई रकम हार ना जाता महफिल से ना उठता। यूं घर, बीवी के जेवर, सभी पूंजी उसने जुए की नज़र कर दी थी। घर में खाने के लाले पड़े थे और चाचा अबरार जुए खाने में पड़े थे। जो कमाते सीधे जाते जुए खाने में जाकर दूसरे जुआरियों की जेबों में जमा कर आते। कभी वो अपनी आधी पौनी आमदनी भी घर ना लाए। कभी राबो ने पेट भरकर खाना ना खाया। स्कूल भी छूटा, नसीब में ही ना था तो क्या पढ़ने जाती और क्या इल्म हासिल करती। कभी कभी अलबत्ता हमारे घर आ जाती, अम्मी दाल साग भी देती तो खुश होकर खाती थी। जाने ये कैसी उम्र होती है कि चटनी रोटी भी घी पराठा बनकर लगती है। हमारी ताई उसको देखकर ठंडी आह भरकर कहती, हाय राबो तेरे नसीब, कहाँ महल से झोंपड़े नुमा मकान में जा पड़ी तू। तेरी मसनद तो किसी ऊंचे महल्ले में बिछनी थी। मुझे ताई का ऐसा कहना भला ना लगता। तभी अम्मा दिलजोई करती, ऐसी सूरत निकाल ली है राबो ने कि देख लेना, एक दिन अल्लाह ने चाहा तो लाखों में खेलेगी। एक रोज़ बारिश हो रही थी। राबो के अब्बा अपने घर में अपने साथ एक शख्स को ले आए। वो चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। दूध हमारे घर से मांग कर ले गई थी और अब टूटे फूटे प्याले उनके सामने धरे थे। उसके बाप के साथ आने वाला भी उसके बाप का हम उम्र था, मगर हुलिये से खुशहाल लगता था। चाचा अबरार तो उसके सामने एक बूढ़े खूसट लग रहे थे। गुर्बत भी क्या चीज़ है, सूरत के साथ साथ सेहत को भी तबाह कर देती है और असल उम्र से बरसों आगे धकेल देती है। राबो बोली है, काश अब्बा तुमने जुआ ना खेला होता तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती और हमारे भी दिन इतने कठिन ना होते। चाचा अबरार तभी अपने दोस्त के सामने बैठ गए और बेटी से कहा कि बेटी राबो, 2 प्याली चाय मिलेगी क्या? जी अब्बा, वो नज़रें झुकाए बोली। आने वाले मेहमान ने उसकी तरफ नज़र भरकर देखा तो उसकी आंखें खीरा हो गईं। कहने लगा, अबरार ये तेरी बेटी है? ये तो चांद का टुकड़ा है। ऐ काश मेरी भी एक ऐसी ही बेटी होती। हाँ भाई है, इब्रार ने रुखाई से जवाब दिया। अब तू काम की बात कर, मेरी ज़मीन खरीदनी है। इधर जुआ खाने में बात नहीं करना चाहता था, वरना कर्जदार मेरी गर्दन पकड़ लेते। ज़मीन तेरी दरिया बुर्द थी, अब निकली है, जाने कैसी होगी। बहुत जरखेज़ है, मिट्टी नहीं सोना है। फिर से दरिया ने निगल ली तो अब ना होगा इस तरह। दरिया ने रुख फेर लिया है, दूर चला गया है। मुझे तो खबर भी ना थी। ये तो एक दिन अचानक पटवारी मिल गया। उसने बताया कि अबरार मियाँ तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। इतना बड़ा रकबा जो दरिया बुर्द था अचानक से वो निकाल आया और तुमको खबर भी नहीं। जल्द खबर लो, वरना ऐरे गहरे आबाद कर बैठे तो फिर बेदखल करना मुश्किल हो जाएगा। सोच रहा हूँ कि आबादकारी तो मुझसे होगी नहीं, बेच ही दूँ। अच्छा तो फिर तुम दाम लगाओ, मैं खरीद लेता हूँ। आगे अच्छी किस्मत हुई तो सोना, वरना मिट्टी के मोल तो बिक ही जाएगी। राबो ने उन दोनों की जो बातें सुनी तो कलेजा धक से रह गया। कुदरत ने एक बार फिर संभलने का मौका दिया तो अब्बा उसे गंवाए दे रहे थे। आखिर जुए में उसको भी दाव पर लगा देंगे। काश उस ज़मीन को रहने देते, आखिर मेरा भी तो हक है। मगर इब्रार तो फिर से जुए के नशे पर सवार था। ज़मीन की मालियत से चौथाई में बैठे बैठे सौदा कर दिया और फिर ताश के पत्ते फर्श पर बिखर गए। राबो ने चाय प्यालियों में डाली, आंसू आंचल से पोंछकर प्याले बाप को थमाए और दोबारा चूल्हे पर जा बैठी। आज उसका सांस गले में रुक गया था। दुआ मांग रही थी कि अल्लाह करे अब्बा जीत जाएं। अबरार बाजी जीत गए। चाय का प्याला उसके हाथ से लरस गया था। एक लम्हे को उनका जर्द चेहरा सुर्ख हुआ और मद्दे मुकाबिल खिसा कर रह गया। एक बाजी और सेठ अबरार, चलो तुम्हारी खातिर एक और सही। अगर जीत गया तो दुगनी रकम दोगे? हाँ दूंगा, बाजी लगाओ। खुशी से सरशार माजी के सेठ ने बाजी बांधी और ताश के पत्ते फिर से फर्श पर बिखरे। वो ये बाजी हार गए। लो भाई अबरार, रुपया दो और अब मैं चलूं। मगर राबो के बाप को तो जैसे सत्ता हो गया था। वो सांस तक लेना भूल चुका था। जागो भी, अब हार जीत तो होती रहती है। उसने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। तभी राबो के वालिद ने दोस्त के घुटनों से पकड़ लिया उसे। मिन्नत भरी आवाज में बोला, क्या तीसरी ना लगाएगा? ये बस आखिरी बाजी होगी यार, मैं इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार एक और मौका दे दो। मगर बाजी बांधने को तुम्हारे पास रह ही क्या गया है? कुछ और है तुम्हारे पास मुझे देने को? अबरार ने इधर उधर देखा और उसकी नज़र राबो पर जाकर ठहर गई। कहा कि अभी बहुत कुछ है, तुम शर्त तो बांधो। पत्ते एक बार फिर फर्श पर फैल गए। खाली कुटिया में सिवाय नादारी के अब कुछ ना धरा था और बाजी लाखों की थी।
ابرار نے کہا یار تیرے پاس اب بھی بہت دولت ہے مگر اولاد نہیں، تجھے اولاد کی آرزو ہے نا، میں ہارا تو رابعہ کو تجھے دے دوں گا، تو اسے اپنی بیٹی بنا لینا، یوں تو اس کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سن کر رابو نے آنکھیں بند کر لی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اسے ہوش ہی نہ رہا، جب ہوش آیا تو باپ بازی ہار چکا تھا۔ اجنبی نے رابو کا ہاتھ پکڑا اور وہ رونے لگی۔ دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تب اس کے باپ نے کہا بیٹی چلی جاؤ، تو اپنے چاچا کے گھر زیادہ محفوظ رہے گی، کم از کم اس کے پاس گھر تو ہے، تیری چاچی بھی اچھی عورت ہے، اس کو بیٹی کی بہت چاہ ہے، تجھے بیٹی بنا کر رکھے گی، اچھا کھلائے گی پلائے گی، یہ تجھے کسی خوشحال گھر میں بیاہ بھی دیں گے، اور میں کیا دے سکتا ہوں تجھے بتا، ایک وقت پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں کھلا سکتا۔ باپ کی باتیں سن کر تبھی رابعہ کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ جو بیٹی بنانے لے جا رہا ہے وہ کون سا فرشتہ ہے، یہ بھی تو جواری ہی ہے، اور جواری کب کردار کے کھڑے ہوئے ہیں، مگر اس باپ کے پاس رہنے سے تو اس اجنبی کے ساتھ جانا ہی اچھا ہے کہ جس باپ کو اپنی بیٹی کو جوئے میں ہارتے ہوئے شرم نہ آئی، اس کے ساتھ کیا رہا جائے، کیا اعتبار کیا جائے اس پر۔ رستم سیٹھ اسے اپنی بیٹی بنانے کو لایا تو تھا، مگر اس کی بیوی نے چند دن پیار سے رکھا، پھر نوکرانی بنا لیا۔ سارا دن گھر کے کام کروانے کے عوض 2 وقت کی روٹی وہ رابو کو دیتی۔ ماں کا پیار تو دیا نہ، ممتا کے پیار کو اس کی پیاسی روح ترستی ہی رہ گئی۔ ایک روز محلے والوں نے ابرار جواری کی موت کی اطلاع دی، وہ جوئے خانے میں ہی مرا تھا۔ ساتھی جواری اس کی میت کو گھر لے آئے، مگر اس پر چادر پڑی تھی، کفن نہ تھا۔ محلے والوں نے ہی چندہ کر کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ رابو کو بھی اطلاع دی گئی، مگر وہ اپنے باپ کے آخری دیدار کرنے کو نہیں گئی۔ اس نے کہا نہ جانے کون مرا ہے، میرا تو کوئی باپ تھا ہی نہیں، اور شاید وہ سچی بھی تھی اپنے رویے میں۔ باپ ہوتا تو اس طرح اسے جوئے میں نہ ہارتا، دوسروں کے در پر ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بیٹیوں کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں تلے رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے، آمین۔